सुबह के 4 बजने वाले हैं और आज 31 अक्टूबर है। पिछले वीडियो में मैंने अधिवक्ताओं की समस्या पर प्रकाश डाला था। आज मुझे पुनः इस विषय पर बात करने की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि पिछले वीडियो का समाज पर कोई सकारात्मक असर मुझे दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं बात करूंगा आज दलित समाज और दलित समाज के महाजन। इस विषय की चर्चा करूं उससे पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कोई कारण नहीं है कि इस विषय को बार बार बताया जाए कि मैं अपनी बात कहने से पहले बुद्धों को क्यों नमन करता हूँ। आज समाज जिस स्थिति और परिस्थिति में है, उसमें समय समय पर प्रबुद्ध वर्ग, सन्यासी, भिक्षु, ब्राह्मण आदि होते रहे हैं, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्यता की श्रेणी तक पहुंचाया है। इसलिए वह सभी सम्मान के पात्र हैं, उनको नमन करना ही चाहिए। अब बात विषय की करते हैं। मेरी बात को लोग साधारण रूप में ले रहे हैं, परंतु मैं कुछ गूढ़ बातें कह रहा हूं। समाज जब तक इस बात को महसूस नहीं करेगा कि अधिवक्ता परिजीवी हैं, अधिवक्ता समाज पर निर्भर हैं, यदि अधिवक्ताओं का भरण पोषण समाज में नहीं होगा, समाज नहीं करेगा, तो दुख और कष्ट आएगा। अधिवक्ता वह कड़ी है जो समाज के लिए कार्य कर सकता है, शासन प्रशासन को नियंत्रित कर सकता है। शासन और प्रशासन के पास शक्ति होती है, वह समाज का शोषण करता है। जहाँ भी शक्ति अधिक होती है, ये मानवीय प्रकृति है कि वह उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। और समाज जितना बौद्धिक रूप से कमज़ोर होता है, समाज जितना आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होता है, उतना ही उसका शोषण होता है। लिहाजा आवश्यक है समाज को अपनी रक्षा और सुरक्षा करनी।
अराजक तत्वों से, अशासकीय तत्वों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि शरीर का प्रयोग किया जाए। हमें अपने लट्ठे तैयार रखने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जो लट्ठ की भाषा समझते हैं उनको लट्ठ से जवाब देना ही होगा। परंतु जहाँ तक शासन और प्रशासन की बात आती है, वह सिर्फ कलम, तर्क वितर्क आदि की भाषा समझने में सक्षम होते हैं और करते भी हैं जब उन्हें लगता है कि समाज जागरूक है। यदि इसलिए समाज को जागरूक करने का काम अधिवक्ता का है। इसी के तहत मैं अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हूँ। आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि मैं 14 साल इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर रहा। मैं साइंस विषय का विद्यार्थी हूँ। जीवन यापन की कोई समस्या नहीं, मैं किसी भी रास्ते से अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। परंतु ऐसा करने से जो हमारे मिशन है, उद्देश्य है जीवन का, वो धूमिल हो जाएगा। इसलिए मैं इस प्रोफेशन में बना रहना चाहता हूँ और इस प्रोफेशन में रहते हुए मुझे यदि समाज की सेवा करनी है तो समाज को भी हमारा ख्याल रखना है। अब पिछले एक अन्य वीडियो में मैंने कहा था कि हम थोड़ी सी उठा पटक की चर्चा करेंगे। हालांकि ये गोपनीय विषय है, लेकिन हर अधिवक्ता के जीवन का अभिन्न अंग है। कोई अधिवक्ता इस पर खुलकर बात नहीं करता, लेकिन कब तक छिपाओगे की बात है। समाज हमारा अपना है, उसको बताना ही होगा। मैं अपनी बताता हूँ, बाकी अधिवक्ता अपनी बताएंगे। बात चली है तो दूर तलक जाएगी। मैंने बात की दलित समाज और दलित समाज के महाजन। दलित समाज की बात की जाए तो आज़ादी के पहले का एक समय ऐसा था कि सिर्फ महाजन और सामंतवादी लोग थे, बाकी सब कृषक, मजदूर आदि थे। महाजनों और जमींदारों के उद्योग हुआ करते थे और उसमें भी जो पारिश्रमिक मिलता था वो जो एक गुलाम को मिलना चाहिए उससे अधिक नहीं होता था। उसकी जीवन पूरी तरह से महाजन और सामंतवादी की कृपा पर होता था। आजकल एक ULM करके, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट करके, उन्होंने एक नई अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं नए समाज को बनाने का एक मॉडल प्रस्तुत किया। ये वही पुराना मॉडल है जो मनुवाद के समय से चला आ रहा था। बस इतना कह सकता हूँ कि नई बोतल में पुरानी शराब है, इसलिए मैं उनकी मॉडल की घोर आलोचना करता हूँ। परंतु मैं फिर विषय पर लौटता हूँ। अधिवक्ता क्या करें? जो संविधान के अनुसार हमें समाजवादी मॉडल मिला है, लेकिन जितनी प्रशासनिक विधियां हैं ब्रिटिश काल की, वे आज भी अस्तित्व में है। इसलिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह तो राजसी मॉडल से ही चल रही है। इसके साथ साथ जो आज़ादी के बाद जो प्रशासनिक विधियां बन रही हैं, उनकी सोच, उनका थाट राजतांत्रिक ही है। वह जिस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं या विधियां बनाते हैं, वह सारी विधियां राजतांत्रिक दर्शन पर आधारित होती हैं। समाजवादी दर्शन पर आधारित विधियां, प्रशासनिक विधियां नहीं बन रही, न ही प्रक्रिया विधियां बन रही हैं।
तो ऐसी दशा में पहले तो हमें भारतीय संविधान के समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा, उसी सिद्धांत के आधार पर प्रशासनिक विधियां बने और प्रशासनिक विधियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रक्रिया विधि हैं वो भी समाजवाद पर आधारित हो। परंतु इस पर तो कोई कार्य हो ही नहीं रहा। इस बात को जो मैं कह रहा हूँ इसको कुछ अधिवक्ता जानते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि जजेस नहीं जानते, लेकिन जजों के एक बहुत बड़ी श्रेणी उस सामंतवाद से आती है, उन सामंतवादी घरानों से आती है जो राजतांत्रिक मॉडल को फॉलो करते हैं, और न्यायपालिका में उन्होंने अपनी पैठ बना रखी है। वो किसी अन्य को न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में घुसने ही नहीं देते, और उच्च न्यायपालिका से जो आदेश आते हैं उन आदेशों को लोअर कोर्ट को फॉलो करना होता है। इसलिए लोअर कोर्ट में जो समाज के या समाजवादी समाज के जो लोग हैं वह उन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए बाध्य हैं, जो कि समाजवादी मॉडल पर बात ही नहीं करता। वो अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, और जो प्रशासनिक और शासकीय विधियां आती हैं उसमें इस बात को चेक ही नहीं करता कि क्या ये समाजवादी मॉडल के अनुरूप है या राजतांत्रिक मॉडल के अनुरूप है, लोकतांत्रिक मॉडल को अप्लाई हो रहा है या राजतांत्रिक मॉडल अप्लाई हो रहा है, समतावाद का सिद्धांत अप्लाई हो रहा है या समानतावाद का। समतावाद और समानतावाद में थोड़ा सा अंतर है। लोग समानता और समता के अंतर को नहीं समझ पाते। मैं इस अंतर को स्पष्ट कर दूं। जब सभी चीजें समान हो, जब सभी चीजें समान हो, उस समय वाद विवादों का निपटारा जो किया जाएगा वह इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा किसने गुनाह किया और किसको क्या दंड मिले, क्योंकि सब समान है। परंतु जहाँ पर व्यवस्था समता की होगी, समता में इस बात को देखा जाएगा किसका अधिक शोषण हुआ, कौन अभाव से ग्रस्त है, उसको दूसरे के बराबर लाने की जो प्रक्रिया है वह समता। इसी बात को न्याय कहा गया है। हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात विधियां इस प्रकार से क्रियान्वित की जाएंगी जो समता पर आधारित होंगी, न कि समानता पर। हमारा न्यायपालिका कभी भी इन बातों को ध्यान नहीं देता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कि वह समतावाद का अनुपालन करे। वह समानतावाद के सिद्धांत पर आर्थिक नीतियों का अनुपालन कर रहा है। वह अन्य जो आपसी झगड़े हैं उनको भी समानता के सिद्धांत पर अनुपालित कर रहा है। कुछ स्पेशल विधियां बनी हैं उनको भी कमज़ोर करता जा रहा है। जो कमीशंस बने हैं वीकर क्लासेस के प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ पर बैठे हुए भी लोग ये समझ लेते हैं कि अगर उनको किसी कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया तो वह अब होलसेल मालिक हो गए, वो मालिक हो गए हैं, वो एक सामंतवादी हो गए, वो जैसा चाहेंगे वैसा निर्णय करेंगे, वही अंतिम निर्णय। उनका दायित्व समाज के प्रति नहीं होता, डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ नहीं होता, पब्लिक की तरफ नहीं होता, उनका झुकाव शासन और प्रशासन की तरफ होता है या स्वयं के अहंकार की तरफ होता है। तो इस तरह से शोषण की प्रक्रिया राजतांत्रिक मॉडल पर चल रही है। मैंने कहा था समाज में दो ही प्रकार के धर्म हैं, समतावादी और विषमतावादी धर्म। यानी जो धर्म है वो समाज में विषमता को बढ़ावा दे रहा होगा अथवा समानता को बढ़ावा देने वाला होगा, या मानकर चलता है कि लोग समान हैं या उनको समानता से क्रियान्वित किया जाए, अधिकारों का
पोषण किया जाए। तो ये जो दिक्कतों की मैं बात कर रहा हूँ, ये बौद्धिक स्तर की बातें हैं, अधिवक्ता और जजेस के बीच की बातें हैं। इन बातों को मैं समाज के बीच लाना चाहता हूँ, लेकिन इन बातों के विश्लेषण में से रोजी रोटी नहीं चलती। रोजी रोटी तो वो लोग देंगे जिनके व्यक्तिगत हित प्रभावित हो रहे हैं। तो जो इसका शोषण हो रहा है, शोषण हो इसी रहा और अधिकतम शोषण होते भी इसीलिए हैं कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है, उससे पाई पाई निकाली जाती है। निकलवाने वाले धनाढ्य लोग होते हैं, महाजन लोग होते हैं। अब जिनसे पाई पाई निकलवाई जाती है, ऐसे लोग कोई संगठन बनाकर सामूहिक रूप से ऐसा संगठन तैयार नहीं करते, अपने घर परिवार में अपने ही युवाओं को, बच्चों को इस रूप में तैयार नहीं करते कि वे समाज के लिए संघर्ष करें। यदि कोई करना भी चाहे तो उसको सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि अभी मैं अपने पिछले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि एक रेजिडेंट सोसाइटी जहाँ पर मैं निवास करता हूँ, वहाँ पर है, उसके अध्यक्ष से जब उनके एक सामाजिक विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने जब अपनी कमेटी में उस विषय को डिस्कस किया तो बोले लिखना पढ़ना तो आता ही है, खुद लिख पढ़ लो, वकील साहब को साथ लेने की क्या ज़रूरत है। जबकि उस समस्या का समाधान वो पिछले 40 साल से नहीं कर पाए हैं, और आगे जिस तरीके से किया जाना चाहिए प्रशासनिक, उनको कौन सलाह देगा। यदि वो खुद समझदार होते तो करा लिया होता, दूसरा कौन करा। तो वो तरीके फिर वही हैं, नेता नगरी में जाओ। और तो जो एडवाइजरी बॉडी है जिसको आप चुनते हैं, वो सलाहकार होता है सरकार का, लेकिन काम तो सरकार को करना है, और सरकार से काम कराने के तरीके हैं। प्रशासनिक विधियों को पढ़ना पड़ेगा, शासकीय लोग कहाँ पर त्रुटि कर रहे हैं या कहाँ अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, ये तो एडवाइजरी बॉडी के जनप्रतिनिधि नहीं जानते। इसको तो अधिवक्ता ही जानता है, अधिवक्ता ही इसको रोक सकता है। तो अधिवक्ता को वो नहीं लेंगे तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि प्रशासनिक अधिकारी को ही खुदा मान लीजिए और उसका हाथ गर्म कर दीजिए, तो वो आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करेगा। इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। तो दलित समाज की दिक्कत ये भी है कि वो भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं करता, किसी को रिश्वत नहीं देगा। जब रिश्वत नहीं देगा तो अधिकारी उसके लिए काम क्यों करेगा। इसीलिए दलित बस्तियों के काम नहीं होते, क्योंकि दलित बस्तियों की अप्रोच किसी एडवोकेट के माध्यम से होती नहीं, और अन्य लोग जो अप्रोच करते हैं वो विधियों को जानते नहीं और भ्रष्टाचार के मार्ग पर यानी कुछ पारितोषिक देकर उस अधिकारी से काम कराना नहीं चाहते, इसलिए उनकी बस्तियों में काम नहीं होते हैं। और दूर से वो बस्तियां पहचानी जा सकती हैं। सड़क टूटी है, सड़क की सफाई नहीं हो रही, नाली साफ नहीं हो रही, नेटवर्क का सिग्नल नहीं आ रहा, मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा, बिजली कटौती अधिक हो रही, स्ट्रीट लाइट नहीं है, आदि आदि समस्या, अनावश्यक गली में शोर, गुंडे मवाली, गंजेड़ी आदि जहाँ पर पाए जा रहे हैं, वे सब दलित बस्तियाँ हैं। बाकी समाज के लोग भी पीते खाते हैं, लेकिन वे उनको पीने खाने का एक सिस्टम है, एक स्पेस है, प्लेस है, वहाँ बैठकर खाते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, अपने घर लौट आते हैं। लेकिन रोड पर चलते हुए बड़बड़ाते नहीं, बवाल नहीं करते, ये सिर्फ दलित बस्तियों में पाया जाता है। इसको रोकने के लिए कौन पुलिस के पास जाए, कौन पुलिस का पंगा संभाले, आदि आदि बातें रहती। इसलिए कभी भी दलित बस्तियों में सुधार दिखता नहीं। बात की और बारीकी को बढ़ाते हैं, जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। मैं इशारा करना चाहता हूँ
कि अधिवक्ता आप पर आश्रित है। इस चीज़ को स्वीकार कीजिए, नहीं तो अधिवक्ता के पास जो अन्य विकल्प हैं वो समाज के लिए विध्वंसक हैं, और अधिकतम अधिवक्ता मजबूर होते हैं उस विध्वंसक कार्रवाई को करने के लिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक कार्रवाई बताता हूँ। जब मैं एक मंदिर में रहा करता था, एक सज्जन आया करते थे और वो हमको कुछ दान दे जाते थे, ये समझकर कि मैं इस स्थिति में हूँ कि वो हमको कर सकते हैं। हालांकि मैं उस समय सुप्रीम कोर्ट के अपने पेपर की तैयारी कर रहा था। मैंने उनकी इस करुणा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हमारा पेपर ख़त्म हुआ वो मुझे अपने फ्लैट में ले गए। वे ऐसे फ्लैट में ले गए जो विवादित था, और विवादित फ्लैट में अगर कोई एडवोकेट रह रहा है तो कोई हाथ नहीं डालेगा, उनके अपने षड्यंत्र थे। जब चीज़ों को धीरे से धीरे मैंने जाना तो मुझे तकलीफ बढ़ने लगी। मैंने इंडिकेट किया कि दान विशुद्ध होना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भी धन है उस धन में से अगर कुछ अंशदान करते जाओ तो जो धन से जो पाप का धन आ रहा है वो उसका पाप अपने ऊपर नहीं आता। अध्यात्म पर की गहराइयों में जाकर जब मैंने इसको खोजा तो मैंने पाया कि पाप से प्राप्त धन का अंश जिस व्यक्ति के पास जाता है, भले वो दान के रूप में क्यों ना आ रहा, तो वह व्यक्ति भी पाप में भागीदार हो जाता है और दोनों लोग उस दंड को भोगते हैं। जब मैंने ये बात उनको बताई तो वो बिथर गए। मैंने आपकी पाप की कमाई यदि आप हमको देते रहें तो उसकी सजा हमको मिलेगी। इसके बाद मैंने जो विषय चुना वो चुना है महाजन। दलित समाज में कुछ लोग जो सरकारी सेवाओं में आने के कारण मिडिल वर्ग हो गए, जिसमें हमारा अपना परिवार और अन्य लोग सम्मिलित हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं लगता, लेकिन इन चीज़ों को बड़े निकट से देखा, इसलिए मैं उस दर्द को बयान कर सकता हूँ। हमारे समाज के जो कमज़ोर तबका जो सरकारी सेवा में नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा या खेती किसानी कर रहा है या अपनी कोई छोटी मोटी दुकान कर रहा है, तो अक्सर अभाव में ग्रस्त हो जाते हैं। बच्चे की फीस जमा करनी है, बच्चे को बड़े स्कूल में एडमिशन दिलाना है, बेटी की शादी करनी आदि आदि, मकान बनाना है। तो ऐसी दशा में उसके पास जो संपत्ति होती है, चल अथवा अचल संपत्ति, हमारे समाज के लोग भी महाजनी का काम करते हैं, उसकी संपत्ति को रखवा लेते हैं, जबकि आरक्षण से प्राप्त नौकरी के कारण उनको जो सीधे सहयोग करना चाहिए वो सीधे सहयोग नहीं करते, बल्कि उसकी संपत्ति को गिरवी डाल देते हैं, और फिर वो प्रक्रिया महाजन की तरह ही चलती है। और जब महाजन की तरह चलती है तो उसने चुका पाया तो चुका पाया, नहीं चुका पाया तो फिर संपत्ति डूब जाती है। वो सज्जन जब हमको लेकर गए तो कुछ उनके और उनके मित्रों की एक बड़ी टोली थी, तो मुझे तो लगा कि यार इसमें हम अधर्म में फंस जाएंगे। इनका काम करूं ये तो ठीक है, इसके बाद इनके मित्रों का करना पड़ेगा, और शोषण किसका होगा? उस गरीब तबके का जिसका ये लोग धन रख लेते हैं। किसी की सपोज मकान को बेचने की नौबत आ गई तो वो उसके मकान के पेपर रख लेते हैं और मकान को कहते हैं कि मैं खरीदूंगा, और फिर खरीदते नहीं इकरारनामा करा के या एग्रीमेंट करा के कुछ पैसा दे के उसको दबाए रखते हैं, और जब उसको अच्छे दाम मिलते हैं तब उसको बेचते हैं, तब इसका पैसा देते हैं। तो जिस समय वो एग्रीमेंट करते हैं वो समय और जब वो एक्चुअल में खरीदेंगे उन सालों में
ज़मीन और मकान या दुकान के रेट बढ़ जाते हैं, तो बढ़े हुए रेट जो है वो बिचौलिए को मिलेंगे। इस दौरान जो प्रॉपर्टी का मूल मालिक है वो अगर कहता है तो उसको मुकदमे में फंसा देते हैं। मुकदमा सरकार जो है इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना चल जाए, तो वो प्रॉपर्टी फंसी रहती है। अब वो जिसको अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहा था या बेचना चाह रहा था, वो उसकी प्रॉपर्टी फंसी हुई। तो ऐसी दशा में वो अगर मालिक होने के साथ, पोजीशन में होने के साथ किसी दूसरे के साथ एग्रीमेंट करता है, सेल करता है, तो फिर ये विवाद दो भी अन्य जो क्रेता हैं उनके बीच का विवाद हो जाता है, फिर वो चलता रहता है कौन पोजीशन में। ऐसे ही एक विवाद में हमको उस फ्लैट में रखा गया। उनके साथ उनके जैसा कार्य करने पर मैं अधिक समय तक उनका मित्र हो सकता था और भांति भांति के उनके पाप कर्म में सम्मिलित होकर धन को तो को कमा सकता था। और शोषण अल्टीमेटली किसका होता? वह तो दलित महाजन है, दलित गरीबों का होता, क्योंकि कोई सवर्ण वर्ग का किसी दलित महाजन से तो पैसा लेने नहीं आएगा। दलित महाजन से दलित समाज के कमजोर लोग ही पैसा लेंगे। तो इस तरह से अपने समाज का शोषण चल रहा था। यदि समाज ये चाहता है कि मैं ऐसा ही कार्य करूं और समाज के शोषण में भागीदार बनूं या किसी अन्य समाज के साथ रहकर मैं इस तरह का कार्य करूं, तो अल्टीमेटली जो दलित समाज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके संरक्षण का संकल्प मैं लिए हूं, उसी का शोषण होने वाला है। तो कहने का आशय यह है, समाज को समझना पड़ेगा। मेरे वीडियो तेजी से प्रोपोगेट हो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लेकिन समझ कम ही लोग रहे हैं, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो के बाद 2-3 लोगों के फ़ोन आए, व्हाट्सएप मैसेज भी आए, मैं क्या सहयोग करूं? यदि मैं कुछ कहूं तो मैं मांगता हूं, अधिवक्ता मांगता नहीं होता। हम लोगों के प्रोफेशन में एक चीज़ सिखाई जाती, एक पॉकेट हम लोगों के गाउन में पीछे हुआ करती थी। हम केस लड़ते हैं और पीछे गाउन में जो पॉकेट होती है उसमें जो फीस डाल दी जाती थी, उसी को हम लोग मानते थे कि ये हमारा पारिश्रमिक है। वो कितनी डाली जा रही हम गिनते नहीं थे। अब प्रचलन अलग चला है कि जब तक मांगो ना तब तक क्लाइंट देता ही नहीं, और उसमें भी कई किस्तें बना देता है। तो हम किसी से मांग नहीं सकते, यही हमारा धर्म है। यही धर्म अध्यात्म में ब्राह्मणों को सिखाया गया, भिक्षुओं को सिखाया गया। आज तो ब्राह्मण धनपति हो गए, जबकि भिक्षुओं की जो विनय है, विनय में बताया गया आप क्या क्या रख सकते हैं, उससे एक भी चीज़ अगर आप अतिरिक्त रखते हैं तो भिक्षु नहीं। तो समाज को इस बात को देखना चाहिए कौन भिक्षु है, कौन भिक्षु नहीं। ब्राह्मण धर्म में भी इसी तरह की चीज़ें थी कि कौन ब्राह्मण है, बाद में उनका अनुपालन नहीं किया गया। अब ब्राह्मण धनाढ़ ढोने लगे, बड़े बड़े सेठ बनने लगे। खासतौर से गंगा के किनारे के इस ब्राह्मण सेठों को आप देख सकते हैं। तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा। मैं समय समय पर जागरूक करता रहूँगा, मैं अपने दायित्व का निर्वहन करता रहूँगा, इस अपेक्षा के साथ कि समाज कभी तो अपनी जिम्मेवारी समझेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ भेंट होगी। सबका मंगल कल्याण।